everyone, how are you all? I hope that you are fit and fine at your home and you are doing your studies very well. In previous video we have started our fourth chapter and we have already studied about the discovery of subatomic particles और हमने ये पढ़ा था कि जो एटम है वो आपका इंडिविजिबल नहीं है. एटम जो है वो आपका 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन जो थे वो कैथोड रेज से जनरेट हुए थे. कैथोड रेज किससे मिलके बनी थी? इलेक्ट्रॉन से बनी थी जिसमें नेगेटिव चार्ज था. और जो एनोड रेज थी वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी हुई थी और इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया गया था प्रोटॉन्स. Okay, so that's how electron and protons were discovered. And dear students, in previous class I have sent the notes of this topic, and regarding the characteristics of cathode rays I would like to explain what are characteristics of cathode rays. Students, जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में, और उन्होंने जो जे थॉमसन थे उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड इसमें फिट किए थे ग्लास ट्यूब में, और जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की गई थी वैसे ही कैथोड से बहुत सारी रेज निकली. रेज निकलने के बाद क्या हुआ कि वो रेज एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी. एनोड इज अ पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल अटैच्ड इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो जब वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी तो साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा, जे थॉमसन ने ये सोचा कि ये जो कैथोड रेज हैं जरूर इन पे कुछ चार्ज है, और वो चार्ज कैसा है? अपोजिट टू एनोड, मींस नेगेटिव है. और दीज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. और कैथोड रेज की इस तरह से डिस्कवरी हुई थी और पता चला था कैथोड रेज किससे मिलके बनी होती हैं? इलेक्ट्रॉन से. अच्छा, इसमें कैथोड रेज की खास बातें क्या थी, क्या क्या विशेषताएं थी कैथोड रेज की? तो उसमें क्या था कि उन्होंने ये देखा कि कैथोड रेज हमेशा स्ट्रेट चलती हैं. और कैथोड रेज जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसके बीच में एक पैडल रख दिया गया, व्हील रख दिया गया. ओके, तो जैसे ही कैथोड रेज चली वो पैडल घूमने लग गया. इसका मतलब ये जो रेज हैं, रेज में क्या है? चार्ज पार्टिकल्स, और ये चार्ज पार्टिकल्स के अंदर कुछ मास है, तभी तो वो पैडल घूम पा रहा है. और ये सब पता है कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने क्यों स्टडी की? क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि जो कैथोड रेज हैं जिन चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी हुई हैं क्या वो मैटर में प्रेजेंट है. और कोई भी चीज अगर मैटर कहला रही है, मैटर में प्रेजेंट है, तो उस चीज के अंदर मास होगा अपना और कुछ वो जगह घेरेगी. तो उन्होंने कुछ थोड़े एक्सपेरिमेंट किए ये प्रूव करने के लिए कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंड दीज चार्ज पार्टिकल्स आर exist in atmosphere in the form of matter. तो तुम लोग जानते हो मैटर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, हर चीज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बनी है. ठीक है, तो वो ये जानना चाह रहे थे कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये मैटर में कंसीडर किए जाएंगे क्या? ये मैटर को बनाते हैं ये चार्ज पार्टिकल्स. तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने इसकी विशेषताएं स्टडी करने की कोशिश की. उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ना ऊपर नीचे एक मैग्नेटिक प्लेट लगाई इस टाइप से. तो उन्होंने ये देखा कि ये जब कैथोड रेज निकली तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई. उनका डिफ्लेक्शन कहाँ हो गया? पॉजिटिव की तरफ. इससे भी प्रूव हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं. ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी. इनके आगे एक व्हील रख दिया तो पैडल घूमने लग गया. इसका मतलब इसके अंदर कुछ मास है. तो these were all the characteristics of cathode rays. ओके, जो तुम्हें प्रीवियस नोट्स में मैंने भेजे थे. तो उसमें यही बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हुई थी ये रेज. ये बता रही थी कि इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है और ये मास होता है इनके अंदर कुछ. ठीक है, और इन्होंने शैडो प्रोड्यूस की थी. शैडो तो किसी मास हैवी चीज की आएगी ना जिसके अंदर कुछ वेट होगा. तो दीज जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनसे प्रूव हुआ था कि जो कैथोड रेज हैं वो जिन पार्टिकल से मिलके बनी हुई हैं वो पार्टिकल्स मैटर में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो दिस एक्सप्लेनेशन इज फॉर प्रीवियस वीडियो. गॉट इट? अब हम अपने इस वीडियो में देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे. आज हम चल रहे थे
डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पे, है ना। तो जो एटम्स थे जनरली स्ट्रक्चर ऑफ एटम बता रहे थे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले थॉमसन ने ही बताया था कि थॉमसन ने कहा वाटरमेलन जैसा होता है, उसमें जो रेड पार्ट होता है वो आपके प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो ब्लैक सीड्स हैं वो आपका नेगेटिव चार्ज है। फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी उन्होंने बताया कि जो पुडिंग में जो पुडिंग बनाते हैं उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो आपके नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। फिर जे थॉमसन का ये पता नहीं पाए कि इतने सारे प्रोटॉन्स होते हैं क्या, इतने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है क्या, या इतने नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं बता पाए। तो फिर एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया एटम का स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए। और उन्होंने ना ये गोल्ड फॉइल ली थी, ये सब मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ तुम्हें। गोल्ड फॉइल ली थी और अल्फा पार्टिकल्स लिए थे। ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना, ये आपके अल्फा रेज भी तुम इन्हें कह सकते हो, और ये स्लो चलती हैं काफी, है ना। और ये किस चीज से मिलके बनी होती हैं, हीलियम एटम से, ठीक है। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने एक गोल्ड फॉइल का एक एटम देखा और इसमें अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। तो उन्होंने क्या देखा, कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो क्रॉस हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल बीच में से टकरा के किसी चीज से वापस आ गए, और कुछ ने एंगल बना लिया, ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो गए कुछ। तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे उन्होंने कहा, और जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ओके। तो उन्होंने कहा कि जरूर बीच में कोई चीज है, और वो भी कैसी है, सेम चार्ज है। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा, तो इसीलिए उस चीज से टकरा के वापस आ रही हैं। तो जरूर या सेंटर में कुछ है जिससे वो टकरा के वापस आ रही है, और जरूर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तभी तो रिपल्शन हो रहा है। और कुछ रेज आर पार जा रही थी, तो एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, उन्होंने ये डिस्क्राइब किया। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में कुछ कमियां थी, ठीक है। और वो कमी क्या थी, और इस तरह से ना एक तो ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, लेकिन कमी उनकी उस एक्सपेरिमेंट में कुछ कमियां भी थी। क्या कमी थी, उन्होंने ये कहा कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और वो चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं, ओके। इस सॉलिड पार्ट को उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया था, जिससे अल्फा रेज टकरा के वापस आ रही थी, और जहां पर ये अल्फा रेज जा रही थी ना, आर पार चली जा रही थी, इसका मतलब एम्प्टी पार्ट है, और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स उसके रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसकी में कमी ये थी कि जब उन्होंने ये कहा कि बीच में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज रोटेट करता रहता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच में अट्रैक्शन क्यों नहीं होता, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स तो न्यूक्लियस में ही फॉल डाउन हो जाने चाहिए। क्वेश्चन क्या है, देखो क्या प्रॉब्लम थी इनके मॉडल में। इन्होंने बताया बीच में सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, ओके, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, तो इनके बीच तो अट्रैक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन नीचे गिर जाने चाहिए। वो स्टेबल कैसे हैं, ऐसे ही शांति से चक्कर कैसे लगा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, जबकि इलेक्ट्रॉन्स को तो धीरे धीरे गिर जाना चाहिए ड्यू टू अट्रैक्शन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो वो इस चीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाए रदरफोर्ड कि व्हाई एटम इज स्टेबल। एटम स्टेबल क्यों है, क्यों नहीं वो फ्यूज्ड अप हो जाता न्यूक्लियस में, वो सिकुड़ क्यों नहीं जाता, पूरा फ्यूज्ड अप क्यों नहीं हो जाता। दूसरी वो चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रोटॉन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब की कमियों को दूर किया एक एटॉमिक मॉडल ने या एक्सपेरिमेंट ने। उस एटॉमिक मॉडल का नाम है बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है।
उसका नाम है बोर। एक साइंटिस्ट थे नील्स बोर, और उन्होंने इन सब कमियों को दूर करने की कोशिश की, और इन्होंने उन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। देखो कैसे। इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन देयर पर्टिकुलर ऑर्बिट्स। मतलब जो ये प्लस, ये न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ इस टाइप की क्लासेस होती हैं, और इन क्लासेस में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? अपनी पर्टिकुलर क्लासेस में, और इन क्लासेस को हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, शेल्स भी कहते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इन सभी ऑर्बिट की एनर्जी, ठीक है, फिक्स रहती है, और उन्होंने ये कहा कि इन शेल्स का नाम होता है KLMN। ठीक है, इन शेल्स का क्या नाम होता है? KLMN। और देखो जैसे जैसे शेल की दूरी बढ़ती चली जाती है न्यूक्लियस से, वैसे वैसे उन शेल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। ऐसे समझो कि जो देखो न्यूक्लियस के पास वाला शेल होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, तो इसकी एनर्जी कम होगी, शांत बैठे रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अट्रैक्शन ज्यादा है, स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, तो शांत रहेंगे। जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में दूरी हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है ऑर्बिट छोड़ के, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसकी जो बाइंडिंग है, जो पकड़ है, उसकी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। इसका मतलब इस शेल की एनर्जी सबसे ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो निकल गया, और एनर्जी कम तो स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है, और स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। स्टेबिलिटी तो डिक्रीज होगी ना, शांति से नहीं बैठेगा जब एनर्जी ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी तो कम होती है और एनर्जी बढ़ती है। तो अगर हम कहें तो के शेल की एनर्जी तो सबसे कम होगी, है ना, और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और एन शेल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। गॉट इट? तो ये एनर्जी के बारे में उन्होंने बात कही। दूसरा उन्होंने एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट इन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया, जो कि रदरफोर्ड मॉडल में नहीं समझ में आया था, कि एटम स्टेबल क्यों है, हाउ एटम इज स्टेबल। तो उन्होंने ये कहा इलेक्ट्रॉन नीचे गिर क्यों नहीं जाते न्यूक्लियस के अंदर में ड्यू टू अट्रैक्शन। तो उन्होंने ये कहा कि देखो जब भी कोई चीज रोटेट करती है, ठीक है, रोटेशन की वजह से सेंटर से एक फोर्स लगता है, और इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उन्होंने ये कहा कि देखो बीच में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहे हैं, ये अब घूम रहे हैं तो इन पे भी तो कोई फोर्स लग रहा है। वो फोर्स तो ये फोर्स देखो, पॉजिटिव चार्ज तो ये कह रहा है अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास आओ इधर, लेकिन क्योंकि ये रोटेट कर रहे हैं तो सेंटर से एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो इनको स्टेबल किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल forces of attraction, these electrons are stable and quite revolving around the orbits. Due to attraction force लग रहा है सेंटर की तरफ से कि पास आओ, लेकिन क्योंकि ये घूम रहे हैं तो एक और फोर्स लग रहा है साथ ही साथ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो क्या कहता है? फोर्स लगता है पेरिफेरी की तरफ, तो वो उनको अपवर्ड रख रहा है, और
अट्रैक्शन फोर्स उनको डाउनवर्ड बुला रहा है और वो अपवर्ड रख रहा है, तो बैलेंस रह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे फिक्स है और वो घूम रहे हैं। गॉट इट? तो उन्होंने क्या बताया? स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। किसने बताया? बोर ने। बोर ने क्या कहा कि ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट्स इन फिक्स्ड ऑर्बिट। ओके, और इसी वजह से एटम क्या है? स्टेबल है। और उन्होंने एक और चीज बहुत अच्छी बताई बोर ने कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं शेल्स में, और उनकी ये स्कीम कहलाई बोरबरी स्कीम। ठीक है, इस स्कीम के अकॉर्डिंग KLMN पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा और चौथा शेल। तो उन्होंने ये बताया कि इस फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बताया, और इसके लिए एक रूल बताया 2n² वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। जैसे अगर मैं पता लगाना चाहती हूँ कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 1², मतलब मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 2। और अगर हम दूसरे शेल के लिए पता लगाएं तो 2 कितने जा सकते हैं? 8। तीसरे के लिए 18, चौथे के लिए 32। So this is called Borbori scheme. What is Borbori scheme? According to Borbori scheme, electrons distribution is described and where with the help of the formula 2n² and n बराबर number of shell। जब हम k को 1 मान रहे हैं तो पहले शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं? 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32 एंड सो ऑन। डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने बताया। और उन्होंने एक और चीज बताई कि किसी भी एलिमेंट को लास्ट शेल में, देखो जो शेल्स होते हैं ना, ये शेल्स हैं, ओके, और ये जो लास्ट शेल बनता है ना, इस लास्ट शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, और इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट शेल को वैलेंस शेल, लास्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी शेल से वैलेंसी डिसाइड होती है। अब उन्होंने ये कहा कि अगर सपोज किसी का एटॉमिक नंबर है 18, तो किसी का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है, और एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। इनको डिस्ट्रीब्यूट करो, इसका एटम का स्ट्रक्चर बनाओ, इन क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करो इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो हम अपनी 2n² वाली स्कीम उठाएंगे। पहले शेल में कितने भर सकते हैं? 2, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल कर दिए। ठीक है, ये बन गया K। अब 11 में से 2 तो फिल कर दिए, अब हम दूसरे वाले शेल के लिए कितने करेंगे? 8। तो यहाँ पर हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, तो कितने हो गए? 10। गॉट इट? अब कितने बचे 11 में से? 1, तो 1 चला गया लास्ट शेल में, KLM। ओके, तो इसका लास्ट शेल कौन हुआ? M हुआ, और M का नाम क्या हुआ? वैलेंस शेल। और M में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। ठीक है, तो लास्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। वैलेंस शेल का नाम क्या है? M। तो दैट्स हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। और उन्होंने कहा कि हमेशा लास्ट शेल में, इसके लास्ट शेल में कितने हैं? 1। लास्ट शेल में हर एटम के 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, ईच एलिमेंट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल फॉर स्टेबिलिटी। दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ऑक्ट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स का रूल। उन्होंने कहा किसी भी एलिमेंट को स्टेबिलिटी के लिए लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और इन लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए ही कोई एलिमेंट लूज, गेन या शेयर करता है। इसी से उसकी वैलेंसी डिसाइड होती है। तो
तो तुम्हें समझ में आया कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूर्ति के लिए वो दूसरों से जुड़ता रहता है, लूजिंग गेनिंग और शेयरिंग करता रहता है, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है और वैलेंसी क्या होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोर एक्सपेरिमेंट भी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आप बुक में पढ़ना। गॉट इट? थैंक यू।